अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, ये है आपके पास पेपर सॉल्यूशन। ये 2019 रावलपिंडी बोर्ड का पेपर सॉल्यूशन है। और ये पेपर सॉल्यूशन देने का मकसद ये था कि आपके पास क्योंकि टाइम कम है तो आपके पास अगर सॉल्व पेपर हों तो आप इजीली उनको याद कर सकेंगे। और दूसरी बात ये कि आपके पास सॉल्यूशन होगा, आप इजीली जो है पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका भी देख सकेंगे और आपके पास मटेरियल भी मौजूद होगा। एक तरह से आपके पास ये नोट्स ही होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं पेपर सॉल्यूशन को। ये है आपके पास पेपर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 आपको पता है जो सेक्शन 1 होता है आपका, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का होता है। और ये क्वेश्चन नंबर 2, 3 और क्वेश्चन 4 तक होता है। ठीक है, तो आपने हर पार्ट में से जो है वो 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं 6 क्वेश्चंस में से। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें आप देख सकते हैं आपके पास 6 क्वेश्चंस प्रोवाइडेड हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें से एक जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 वो एरर्स का है। तो हर पार्ट में आपके पास या तो एक पार्ट जो है वो एरर्स का होता है या फिर आउटपुट का होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आप देख सकते हैं। मैं सारे क्वेश्चंस पढ़ नहीं रही हूँ, ये आप खुद ही पढ़ कर देख सकेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के जो रिमेनिंग पार्ट हैं देखें, यहाँ पे आउटपुट का एक क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखें, आउटपुट ऑफ द कोड आपने लिखनी है। 6th क्वेश्चन। अच्छा, अब आ जाए सेक्शन नंबर 2 की तरफ। तो सेक्शन 2 पे आप देख सकते हैं 5, 6 और 7 इसके ये 3 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें से आपने 2 क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं। अब आप अगर क्वेश्चन नंबर 5 पे गौर करें तो डिफाइन कॉन्स्टेंट्स एंड राइट डाउन नोट ऑन इट्स 3 टाइप्स। और आगे अगर आप मार्किंग देखें तो 2+6 यानी आपने कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन करना है। तो कॉन्स्टेंट के 2 मार्क्स हैं और इसकी 3 टाइप्स हैं तो हर टाइप के 2 मार्क्स हो गए। इस तरह से आपके पास इस मार्क्स की डिवीजन भी की गई होती है पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज मेंट बाय फॉर्मेट स्पेसिफायर। इस डेफिनेशन की 2 जो है आपके पास मार्क्स होंगे। आगे डिस्क्राइब डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। आप जब डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यानी 3 तरह के स्पेसिफायर्स के बारे में आपने पढ़ा हुआ है तो वही अगेन 2+2+2, तो हर स्पेसिफायर आपके पास 2 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट आपके पास 7th क्वेश्चन है। ठीक है, वो आपके पास प्रोग्राम आता है। लॉन्ग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जो है वो प्रोग्राम्स का होता है। ठीक है, ज़्यादातर इवन ऑर्डर इसी तरह के इजी से ही प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, और लूप से या कंडीशनल जो होते हैं वो ज़्यादा आते हैं। तो सेक्शन 2 के बाद हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस पेपर का। तो आप देख रहे हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन साइड पे अगर आप बाहर देखें तो आपको नजर आ रहा होगा इस बॉक्स में कि आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 है व्हाट इज मेंट बाय वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन आपके पास क्वेश्चन 1 था। आप इस तरह से इसको प्रॉपर ऊपर लिखेंगे। सबसे पहली हेडिंग जो है वो आपकी होगी कि आपने बताना है कि ये आपके पास सब्जेक्टिव टाइप जो है आप क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आप देख सकते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नंबर 1 को। और इसी तरह नीचे आपने सेक्शन 1 लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर 2 आपने मेंशन करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 का जो भी पार्ट आप कर रहे हैं वो भी आप मेंशन करेंगे, जैसा कि ये है आपके पास पार्ट 1। ठीक है, इसी तरह अगर हम मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो आपके पास व्हाट इज मेंट बाय कीवर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मेंट बाय कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स आपने डिफाइन करना है। ठीक है, अच्छा, आप कीवर्ड्स की जस्ट डेफिनेशन जो है वो 1-2 मार्क्स के लिए बच्चे क्या करते हैं, इसको सिंपली सा लिख देते हैं कि लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स आर या प्री डिफाइंड वर्ड्स। ठीक है, सिंपल सी मत लिखिए, कोशिश किया करें कि आप उसको कंप्लीट जो है वो डिस्क्राइब करें और उसकी एग्जांपल्स मस्ट दें। ठीक है, पार्ट 3 आपने कंपाइलर के बारे में लिखना है। तो कंपाइलर की डेफिनेशन जो है वो लिखने के बाद आपने इस तरह से इस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का, ठीक है, पूरा जो है वो ये फ्लो चार्ट जो है कि फ्लो डायग्राम सॉरी आप बना दीजिएगा। ठीक है, इस फ्लो डायग्राम से क्या होगा कि आपका क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव बन जाएगा। अच्छा, अब आप पार्ट 4 की तरफ मूव ऑन करें। पार्ट 4 क्या आपके पास था कि व्हाट इज मेंट बाय असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं इसकी भी आपने एग्जांपल मस्ट देनी है। जस्ट डेफिनेशन तक आप कन्फाइन मत रहा करें, इसकी एग्जांपल जरूर दिया करें। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है पार्ट 5।
ठीक है। पार्ट 5 में देखें कि वाई प्रिंट एफ फंक्शन इज यूज्ड इन सी लैंग्वेज। तो सिंपल आपने प्रिंट एफ फंक्शन की ही डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं होती कि बच्चे अब डिफाइन प्रिंट एफ फंक्शन या फिर वाई प्रिंट एफ फंक्शन, ठीक है। तो आप इसके बारे में वही लिख सकते हैं जो प्रिंट एफ की डेफिनेशन है। अगेन एग्जाम्पल मस्ट लिखा करें। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 6 है, आइडेंटिफाई एरर्स इन फॉलोइंग कोड, ठीक है। आपने एरर्स के बारे में बताना है। तो अगर आप देखें कि हमने वेरिएबल को क्या किया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है इंटीजर x इज इक्वल टू 15, x को हमने 15 वैल्यू असाइन की है और इसके एंड में हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाया। नेक्स्ट लाइन की तरफ जाएं तो प्रिंट एफ एक्स इज इक्वल्स टू %d, ठीक है। एंड ये सारा कुछ आपको पता है, प्रिंट एफ का यही फॉर्मेट होता है। लेकिन इस क्वेश्चन के एंड में जो है वो स्टेटमेंट टर्मिनेटर आना चाहिए था, जबकि कॉमा लगाया गया है। तो एरर इसमें क्या है कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर इज मिसिंग इन फर्स्ट लाइन, ठीक है। फर्स्ट लाइन में स्टेटमेंट टर्मिनेटर मिसिंग है इंटीजर x इज इक्वल्स टू 15 और सेकंड लाइन में आपके पास इसमें मिसिंग है स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाए पार्ट 1 आपके पास, व्हाट इज मेंट बाय कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ठीक है। कंट्रोल स्टेटमेंट से क्या मुराद है, डेफिनेशन लिखने के बाद आप ये 3 टाइप्स भी लिख दीजिएगा, जस्ट डेफिनेशन तक कन्फाइंड मत रहिएगा। नेक्स्ट आपने एरर बताने हैं, ठीक है। इसमें भी 2 एरर्स हैं, ठीक है। पहला एरर क्या है कि इंटीजर टाइप एज इज इक्वल टू 20, यहाँ तक इफ एज इज ग्रेटर देन 18। हमें पता है कि फॉर लूप हो या कंडीशंस हो, ठीक है, इनके एंड में स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं आता है। और प्रिंट एफ में जो है वो आपके पास एंड में क्या आना चाहिए था, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, जबकि कॉमा है। तो यहाँ पर मेरे क्वेश्चन लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक है कि मैंने यहाँ पे कैपिटल लिख दिया है, यहाँ पे स्मॉल आता है। लेकिन अगर बोर्ड के पेपर में पी जो है वो कैपिटल लिखा जाए तो आप उसको स्मॉल लिखेंगे, बिकॉज यू नो कि सी लैंग्वेज इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है। इसमें आपने ये ध्यान रखना होगा कि इस लैंग्वेज में जो प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं वो स्मॉल में लिखे गए हैं या कैपिटल में। Why do we need selection statements, ठीक है। हमें सिलेक्शन स्टेटमेंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, आप पढ़ सकते हैं। मेरा मकसद आपको फुल लेक्चर देना नहीं है, जस्ट आपको सॉल्यूशन ही प्रोवाइड करना है, ठीक है। आगे आपके पास इफ स्टेटमेंट को आपने डिफाइन करना है। तो इफ स्टेटमेंट को डिफाइन करने के बाद आप उसका जनरल स्ट्रक्चर भी लिखेंगे। बेशक कि उन्होंने आपसे नहीं मांगा, लेकिन आप उसका जनरल स्ट्रक्चर लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास पार्ट 5 है, डाटा स्ट्रक्चर्स। डाटा स्ट्रक्चर्स की डेफिनेशन लिखें, ठीक है। और उसकी एक कॉमन एग्जांपल है एरे, ठीक है। तो वो मस्ट लिखिएगा कि एरे इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास 6 है वो आउटपुट बतानी है, ठीक है। तो अगर आप साइड पे बॉक्स में गौर करें तो मैंने पूरी वो जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपने आउटपुट कैसे बतानी है, इंटीजर ए और बी 2 वेरिएबल्स दिए हुए हैं, ए को असाइन कर दिया 10 और बी को असाइन कर दिया 20। अब कंडीशन क्या है कि b लेस देन एंड इक्वल टू a, ठीक है। अगर b a के बराबर है या छोटा है तो आपने प्रिंट करना है नो, ठीक है। आपको पता है इफ की कंडीशन अगर ट्रू हो तो हम एग्जीक्यूट करते हैं इफ से ही रिलेटेड जो उसके नीचे ही कोड दिया होता है वो। अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो तो इफ नहीं चलता, बल्कि एल्स में जो कोड दिया जाता है वो रन करता है, ठीक है। अब देखें a में 10 है, b में 20, तो b 20 तो 20 लेस देन 10, तो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स है तो आप क्या करेंगे, एल्स वाला ही प्रिंट करेंगे, विच इज यस। नेक्स्ट आपने अगेन आउटपुट बतानी है, ठीक है। फॉर लूप चल रही है, आपको पता है कि सबसे पहले हमने इनिशियलाइज करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये ए क्या है, हमने तो आई पढ़ा था, तो आई ए बी कुछ भी आप लिख सकते हैं, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ए में 1, तो 1 से लेकर 3 तक चलेगा। आप देख सकते हैं कि लूप कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इंटीजर टाइप ए इज इक्वल टू 1 एंड ए इज लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। तो 1 से लेकर 3 तक ये चलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो कोड है वो 3 टाइम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और 3 टाइम एग्जीक्यूट होगा, इसमें कोई हमने स्पेसिफायर वगैरह नहीं यूज किए हैं। सो यहाँ पे अगर \n का यूज किया जाता तो हम नेक्स्ट लाइन में करते, या \t का यूज किया जाता तो थोड़ी सी स्पेसिस दे देते। तो यहाँ कोई स्पेसिफायर यूज नहीं किया गया। सो इसकी जो आउटपुट है आप देख सकते हैं कि एक ही लाइन में आ जाएगी। और P हर दफा क्योंकि कैपिटल दिया गया है तो वो P कैपिटल लिखा जाएगा।
आप स्ट्रक्चर ऑफ फॉर लूप यहीं पे आप देख सकते हैं कि जो आउटपुट जिस प्रोग्राम की हमसे मांगी गई है पार्ट 1 में, तो वही क्या है, स्ट्रक्चर है कि हम सबसे पहले फॉर का कीवर्ड यूज करते हैं, उसके बाद इनिशियलाइजेशन करते हैं, ठीक है, वेरिएबल की। सेकंड में हम कंडीशन देते हैं, और ये मत भूलिएगा कि इनिशियलाइजेशन के बाद भी स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है और कंडीशन के बाद भी स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है, और उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, या आपकी लूप जो है उसी पर डिपेंड करता है कि आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं या डिक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, उससे रिलेटेड जो कोड होता है जो आपने बार बार रिपीट करना होता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है राइट स्ट्रक्चर ऑफ फॉर लूप, सॉरी ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। डिफाइन अ फंक्शन विद द नेम ऑफ प्रोडक्ट। तो एक फंक्शन डिफाइन करें जिसका नेम आपने रखना है प्रोडक्ट, तो हमने उस फंक्शन को इंटीजर टाइप कर रख दिया। आप ने इसका जो है वो पढ़ा होगा कि इसको कैसे फंक्शन को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पर आई स्मॉल होना चाहिए था। इंटीजर टाइप का हमने क्या रखा, प्रोडक्ट, ठीक है, और उसमें हमने जो है 2 पैरामीटर्स दे दिए हैं, ठीक है। और नीचे आप देख सकते हैं कि मैंने खुद से ही, क्योंकि फंक्शन यहाँ तक डिफाइन कर कंप्लीट हो गया, लेकिन हमने इसका कोड भी देना है, इसकी बॉडी भी लिखनी है कि एक्चुअली ये फंक्शन का क्या रिटर्न करेगा। तो ये फंक्शन हमें n+1 n1 प्लस n2 यानी दोनों वैल्यूज इंटीजर टाइप की जो भी वैल्यूज देंगे उनको ऐड करके n1 में स्टोर करेगा, और वही जो आंसर होगा उनका ऐड किया हुआ वो क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट आपके पास पार्ट 4 है, ठीक है। डिफरेंशिएट करें यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वैसे तो अब तक जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे ही इंपॉर्टेंट थे, लेकिन इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि आप इसको इसी तरह ही सॉल्व कीजिए, यानी मिड में लाइन लगा के। तो हेडिंग दे के, जैसे अक्सर बच्चे कर देते हैं बिल्ट इन फंक्शन, उसके बारे में लिख के नीचे यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो अगर आप इसको मिड में लाइन लगा के और प्रॉपर अच्छी से तरीके से इसको अटेम्प्ट करेंगे, तो आपके पास एक पेपर की लुक भी अच्छी आ जाती है और ज़रा अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। अच्छा, इसकी एग्जांपल मस्ट दीजिएगा, जस्ट डेफिनेशन तक ही महदूद मत रहा करें, साथ में इसके एग्जांपल्स वगैरह भी आप याद करें ताकि आप पेपर में अच्छे नंबर ले सकें। नेक्स्ट आपके पास पार्ट 5 और पार्ट 6 है। पार्ट 5 रीयूजेबिलिटी, आपको पता है फंक्शंस की रीयूजेबिलिटी, यानी एक दफ़ा फंक्शन बना दे तो आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। सिग्नेचर ऑफ फंक्शन के बारे में भी आप जानते हैं, ठीक है। नीचे आप देख सकते हैं कि मैंने उसका जनरल स्ट्रक्चर भी दिया है और आपने भी मस्ट देना है। नेक्स्ट आपके पास सेक्शन 2 में कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन करना है और टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स। तो देखिए कॉन्स्टेंट्स की डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद आप हेडिंग दे टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स, और इसी तरह पेपर में भी एरो वगैरह डाल के और प्रॉपर लिखें, जिससे आपके पास अगेन वही बात है कि अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, आपके पेपर की लुक भी अच्छी होगी, तो वो भी बहुत अच्छा असर लिखती है, हाँ रखती है। ये नहीं करना कि जस्ट पेपर की लुक अच्छी और बीच में कुछ लिखा ही नहीं, तो यकीनन आपको नंबर नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट आप 1 2 3 देख सकते हैं, तीनों को मैंने डिफाइन किया गया और साथ इसके एग्जांपल भी दी है। अच्छा, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, अक्सर बच्चे जस्ट ये फर्स्ट पैराग्राफ जो डेफिनेशन का इसी तक ही इसको छोड़ देते हैं। आप काइंडली ये प्रॉपर याद करें इसको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके कंप्यूटर के कोई इतने लेंथी क्वेश्चंस भी नहीं हैं और ना ही बहुत ज़्यादा हैं कि आप उनको याद नहीं कर सकते हैं। कम मटेरियल है और कम ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो आप उनको अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, आउटपुट देनी थी प्रोग्राम की, ठीक है, सॉरी प्रोग्राम की को आपने प्रिंट करना था ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 19, ठीक है, फॉर लूप का इस्तेमाल करते हुए। तो देखें आपको प्रोग्राम लिखने के भी मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये हैश इंक्लूड studio.h इंटीजर टाइप मैन, ये इसकी ब्रैकेट स्टार्ट की, यहाँ पे इसकी ब्रैकेट क्लोज हो रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मैन फंक्शन ये क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो इसके भी आपके पास मार्क्स होते हैं, ये लाजमी अटेम्प्ट करें, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये प्रिंट एफ, अगेन सॉरी पी कैपिटल लिख दिया मैंने, यहाँ आपने स्मॉल पी यूज करना है। तो प्रिंट एफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 19 आर, ये मैंने देखिए फॉर लूप नीचे लिखी है और ये जो आउटपुट है ये मैंने ऊपर लिखी है, ठीक है। तो ये क्यों लिखी है, क्योंकि अगर मैं फॉर लूप में लिखती तो ये बार बार लिखनी होती, तो इसको एक ही दफा लिखने के लिए मैंने क्या किया, फॉर लूप से बाहर इसको लिखा, ठीक है। उसके बाद देखें फॉर लूप हम स्टार्ट कर रहे हैं आपको, अब 1 to 19 है, तो इनिशियलाइजेशन जहाँ हम करते हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, तो वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। और ये कंडीशन जो है ये बात पे होती है कि आपने अपनी प्रोग्राम को जो है वो कितनी टाइम एग्जीक्यूट करवाना है, सॉरी इस लूप में जो आपके पास कोड है वो कितनी टाइम आप रिपीट करवाना चाहते हैं, तो ये कंडीशन उस चीज़ के लिए होती है, ठीक है।
आपने क्या किया, 1 से स्टार्ट किया और 19 तक आप चलाना चाहते हैं, ठीक है। नंबर आपका कहाँ तक चलना चाहिए, इक्वल टू 19, लेस देन एंड इक्वल टू 19, यानी 19 से कम। तो हर दफा इंक्रीमेंट हो रहा है तो वो 1 क्या होगा, 2 3 4, जब वो 19 में तक जाएगा तो वहां तक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही प्रोग्राम जो आपका नंबर है वो 20 हो जाएगा, ठीक है, थ्रू इंक्रीमेंट, तो आपके पास ये प्रोग्राम जो है वो एग्जिट हो जाएगा। अब नीचे आ जाते हैं, हमने कंडीशन क्या लगाई है, देखें। इफ, अब यहाँ हमने कंडीशन लगाई है कि अगर आपके पास वो जो नंबर आ रहा है आप उसका मॉड लें 2 और वो नॉट इक्वल टू 0 आए, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 आए, तो आपके पास वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा, ठीक है। फिर आप उसको प्रिंट कर देंगे उस नंबर को। अगर वो इक्वल इक्वल टू 0 होगा तो वो उस नंबर को एग्जीक्यूट नहीं करेगा बल्कि दोबारा लूप की तरफ चला जाएगा। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ ये मॉड का साइन है, तो मॉड का जो साइन होता है ना, ये एक्चुअली ये एन मॉड 2 से मुराद है कि आपने डिवाइड करना है, ठीक है। अब अगर बीच में मॉड लिखा हुआ हो ना, तो ये मॉड जो है वो रिमाइंडर देता है, ठीक है। मॉड का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर। जब आप किस नंबर को 2 से डिवाइड करें तो जो आपका रिमाइंडर आता है वो एन मॉड 2 का आंसर होगा। तो अगर रिमाइंडर आपके पास 0 होगा, ठीक है, तो एब्सोल्युटली अगर 2 से पूरा पूरा डिवाइड होगा तो 0 होगा, और जो नंबर 2 से फुली डिवाइड होते हैं वो इवन होते हैं, वो ऑड नहीं होते। तो इसीलिए यहाँ हमने क्या कर दिया, नॉट इक्वल टू लगाया, बल्कि इक्वल इक्वल टू नहीं लगाया। इसी तरह अगर आपके पास होता ना कि आप इवन नंबर्स को प्रिंट करें तो आप यहाँ नॉट की जगह क्या कर देते, इक्वल इक्वल्स टू 0। मजीद अगर आप प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन चाहते हैं या मुझसे कुछ समझना चाहते हैं तो यकीनन आप कमेंट के थ्रू मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको